चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सोशल साइंस पढ़ने में 0.2.2 जियोग्राफी। अब हम लोग देखते हैं भूगोल में इसका क्या संबंध है सोशल साइंस का। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट नोइंग समथिंग अबाउट द जियोग्राफी ऑफ द एरिया बीइंग स्टडीज। अब देखिए हिस्ट्री आर्कोलॉजी में आप अपने इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उस भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़े जहां पर आप इतिहास को खोज रहे हैं। Geography is the study of the Earth's landscape, people, places and environment. Geography क्या है? आप धरती के बारे में पढ़ रहे हैं कि हर एक जगह पे जमीन पे क्या है, ठीक है, हर एक जगह पे कैसे लोग थे, क्या जगह है, वहां का वातावरण कैसा है। अब देखिए एक ही समय सब जगह बारिश नहीं होती है, एक ही समय सब जगह धूप नहीं होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वातावरण है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह का बोलचाल है। इन सिंपल टर्म्स इट इज नोइंग अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव। दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं उसके बारे में हम लोग जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। जियोग्राफी इज यूनिक इन ब्रिजिंग द सोशल साइंसेस, ह्यूमन जियोग्राफी विद द नेचुरल साइंसेस, फिजिकल जियोग्राफी। अब जियोग्राफी अपने में एक अनोखा है क्योंकि इसमें हम लोग सोशल साइंस मतलब जो लोग इस दुनिया में रह रहे हैं उनके बीच में और फिजिकल जियोग्राफी नेचुरल साइंस उनके बीच में संबंध बताता है। Geography plays an important role in shaping the life and history of any society. अब जियोग्राफी हम लोग को यह बताने में कि किसी का कि व्यक्ति का जीवन इतिहास हमारे समाज का उसमें क्या रोल रहा है वो जियोग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण है। It helps us to recognize the differences in cultures, political systems, economies, landscapes and environments across the world. अब ये हम लोग को यह चीज समझने में मदद करता है कि अलग अलग जगह पर क्या संस्कृति थी, ठीक है, क्या राजनीतिक सिस्टम था, कैसे लोग राजनीति करते थे, उसमें लोगों का आर्थिक स्थिति कैसा था, अर्थशास्त्र कैसा चलता था, लैंडस्केप जमीन कैसी थी, एनवायरमेंट कैसा था इस पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पर। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू एस्टैब्लिश द लिंक्स अमंग देम। अब एक दूसरे से देखिए धरती गोल, हम लोग सब धरती पे रहते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो यहाँ पे जियोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जियोग्राफी प्रोवाइड्स एन आइडियल फ्रेमवर्क फॉर रिलेटिंग टू अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज टू। अब जियोग्राफी में आपको ये एक आइडियल फ्रेमवर्क है कि दूसरा जो फील्ड ऑफ नॉलेज है उसमें किस तरह से रिलेशन होगा। इफ वी नो द जियोग्राफी ऑफ अ कंट्री वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। अगर हम लोग किसी देश के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जान जाएंगे तो हम लोग को उसके इतिहास के बारे में भी काफी जानकारी मिलेगी। इन दिस लेसन यू विल रीड दैट अर्ली ह्यूमंस मेड बोज, एरोज एंड अदर स्मॉल टूल्स। अब इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि पहले के जमाने में प्राचीन काल में जो लोग थे वो तीर कमान बनाते थे, छोटे छोटे हथियार बनाते थे, टूल्स बनाते थे। इट इज फ्रॉम स्टडिंग द जियोग्राफी दैट यू गेट टू नो व्हाई। अब जियोग्राफी से आपको पता चलता है कि वह ऐसा क्यों करते थे। आफ्टर आइसेज चेंजेस इन एनवायरमेंट मस्ट हैव टेकन प्लेस। अब देखिए आइसेज के बाद वातावरण में काफी बदलाव आया। एज अ रिजल्ट मेनी डेंस फॉरेस्ट माइट हैव बिकम ग्रासलैंड्स। ऐसा हो सकता है कि इसके बाद बहुत सारे जो घने वन थे वो ग्रासलैंड्स बन गए। कैन यू इमेजिन व्हाट मस्ट हैव हैपेंड? क्या आप ये सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा? यस, इट लेड टू अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक द डियर, गोट्स, शिप एंड द एंटेलोप। अब देखिए जो घने वन है वो क्या हो गया, वो जब ग्रासलैंड हो जाते हैं मतलब बहुत घास हो जाता है तो इससे उन जानवरों का पॉपुलेशन बढ़ता है जो घास खाते हैं, जैसे डियर, गोट, शीप, एंटेलोप। एंटेलोप क्या होता है? हिरन होती है। यू ऑल्सो नो दैट दीज एनिमल्स कैन रन फास्ट। अब आपको ये भी पता है कि ये जो जानवर है, हिरन हुआ, बकरी हुआ, भेड़ हुआ, ये लोग बहुत तेज दौड़ते हैं। सो हंटिंग देम वॉज नॉट ईजी विथ हैवी वेपन्स। तो उनका शिकार करना भारी हथियारों से आसान नहीं था। These light stone weapons which the early humans had invented helped them in their survival.
तो ये जो हल्के पत्थरों से बने हुए हथियार होते हैं जो अर्ली ह्यूमंस मतलब प्राचीन काल में जो लोग इस्तेमाल करते थे, वो उनके सर्वाइवल में हेल्प होता था। सर्वाइव करना मतलब वो क्या करते थे, इन सब का हंट करते थे, शिकार करते थे और उनको खाते थे। डू यू नो दैट द इंडो गंगा प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन इंडिया? क्या आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा जो फर्टाइल जमीन है, ठीक है, वो है इंडो गंगा प्लेन। दिस इज बिकॉज बिग रिवर्स लाइक द गंगा bring an abundant supply of fresh water for drinking and irrigation। ये इसलिए क्योंकि जो बहुत ही बड़ी नदी है गंगा नदी, वो यहाँ पे क्या करती है, ताजा पानी लाती है ताकि लोग उसको पी सकें और सिंचाई करना, इरिगेशन करना मतलब सिंचाई करने के लिए ये काम आती है। This is why this land became the place for establishing big empires like those of the Mauryas, the Guptas and the Mughals। इसलिए ये जो जमीन है वहां पे मौर्यास, द गुप्तास, मुगल्स, ये लोग अपना राज्य स्थापित किए। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इन द अबांडेंस फर्दर हेल्प्ड इन एक्सपेंशन ऑफ दीज एम्पायर्स। अब देखिए आयरन, इसकी अवेलेबिलिटी के लिए जो एम्पायर्स थे उनको और ज्यादा फैलाया गया। कैन यू गेस व्हाई? क्या आपको अंदाजा है क्यों? You will learn more about this in lesson 4। इसके बारे में हम लोग लेसन 4 में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा लेसन पढ़ना है, लगभग 27-28 लेसन है, जो कि उससे ज्यादा भी हम लोग देखेंगे। जितना आपके बुक में है सारा करेंगे ताकि सभी अच्छे से सोशल साइंस समझ सके और अपने एग्जाम में लिख सकें। एक्टिविटी 0.1। अब देखिए ये कुछ एक्टिविटी है, इसको हम लोग करते हैं। Major cities such as Agra, Nasik, Patna and Kolkata are developed on the bank of big rivers। अब देखिए आगरा हुआ, नासिक हुआ, पटना हुआ, कलकत्ता, ये सब जो शहर है वो नदी के, बड़े बड़े नदी के किनारे स्थित है। You will be surprised to find that history has been virtually created on them। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि इन पर भी इतिहास रचाया गया, बनाया गया। Provide 3 reasons for the growth of these cities as major centers for trade and administrative। अब देखिए व्यापार करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ये जो शहर है इनका जो ग्रोथ हुआ वो क्यों हुआ, उसका 3 कारण आपको बताने बोला है। आगरा इज अ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर फॉर द सराउंडिंग एग्रीकल्चरल एरिया। आगरा एक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर हो गया, किसके लिए? आसपास में जो एग्रीकल्चरल एरिया था, खेती करने के लिए जो जमीन थी। द सिटी हैज एन एक्सटेंसिव ट्रेड इन कॉटन, ग्रेन, टोबैको, salt and sugar factories are engaged in food processing and the production of cotton textiles, carpets, iron and steel and leather goods। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा व्यापार होता था, किसका? रुई का, ग्रेन्स, टोबैको का, नमक का, चीनी फैक्ट्री थी जो कि फूड प्रोसेसिंग का काम करती थी। साथ ही साथ यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल, कारपेट्स, आयरन, स्टील, लेदर गुड्स, ये सब का प्रोडक्शन होता था। In 1869, Nasik city was made a full-fledged district with its present talukas। अब देखिए सन 1896 जो साल है वहां पर नासिक जो शहर है वहां पे फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके जो इतने तालुकाज हैं सबको मिलाकर। विद द रिटर्न ऑफ पीस इन नासिक सिटी फ्लरिश्ड इनटू प्रॉस्पेरिटी। अब नासिक सिटी में जब शांति हुई तो वहां पे जो लोग हैं वो बहुत ग्रो किए। रीजंस पॉलिटिकल, रिलीजियस एज वेल एज कमर्शियल लेड टू इट्स रैपिड डेवलपमेंट। अब देखिए बहुत सारे कारण है, राजनीतिक, सामाजिक, फिर आपके धार्मिक, कमर्शियल रीजन, जिसकी वजह से नासिक का बहुत डेवलपमेंट हुआ। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम वेरी नियर द सिटी, रिलीजियस माइंडेड डिवोटीज केम टू बी अट्रैक्टेड टू। अब देखिए रेलवे का लाइन कंस्ट्रक्शन हुआ बॉम्बे से नॉर्थ ईस्ट के तरफ, तो नासिक के बगल से रेल जाने लगा, तो इससे जो डिवोटीज थे वो लोग नासिक आने लगे, तो जिससे नासिक का और डेवलपमेंट हुआ।